हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डेंगू फीवर के बारे में पढ़ने वाले, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेंगू फीवर ऑल्सो नोन एज ब्रेकबोन फीवर, यानी कि डेंगू फीवर को हम लोग ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। डेंगू हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम सिंस सेकेंड वर्ल्ड वार एंड इज एंडेमिक इन मोर देन 100 कंट्रीज। जो डेंगू है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है दुनिया भर के लिए, और अभी के टाइम में 110 कंट्री इससे प्रभावित हैं। द मोर्टिलिटी रेट इज़ 1 to 5% विदाउट ट्रीटमेंट। जो मोर्टिलिटी रेट होता है वो क्या है कि 1 से 5% तक, लेकिन बिना ट्रीटमेंट के। अगर उसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल जाता है तो लेस देन 1% मोर्टेलिटी रेट होता है। अभी के टाइम में ये 500 से 50 से 100 मिलियन पीपल को हर साल अफेक्ट करता है। डेफिनेशन देखते हैं। द डेंगू फीवर इज़ अ मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिजीज कॉज्ड बाय एर्बो वायरस एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्रिंसिपली बाय मॉस्क्यूटो। तो डेंगू फीवर क्या है? एक मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है जो कि एर्बो वायरस के द्वारा फैलता है, और ह्यूमन में क्या होता है? ट्रांसमिट होता है मॉस्क्यूटो के द्वारा। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? एडिस एजिप्टी होता है, और एडिस एल्वोपिक्टस मॉस्क्यूटोज होता है। ठीक है, ये दोनों इसका क्या हो गया? कॉजेटिव एजेंट हो गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 4 से 6 दिन का होता है, यानी कि वो जब बॉडी में मॉस्क्यूटो या उसका सलाइवा जो वायरस होता है वो क्या होता है, जब ह्यूमन बॉडी में जब इंटर करता है उसके 4 से 6 दिन के बाद अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डेंगू का, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला है डेंगू फीवर है, सेकंड है डेंगू हेमरेजिक फीवर है, थर्ड है डेंगू शॉक फीवर है। तो डेंगू फीवर में देखते हैं क्या क्या हम लोगों को साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले तो हाई डिग्री फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगा, फटीग रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, स्वेटिंग होगा, एनोरेक्सिया, उल्टी जैसा मन कर खाने का कुछ नहीं मन करेगा, फिर नोजिया वोमिटिंग, उल्टी जैसा मन करेगा, उल्टी होता भी है, और सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश रहेगा। ये हो गया फर्स्ट डेंगू फीवर का साइन एंड सिम्टम। अब जो दूसरा आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी कि इसमें हम लोगों को हेमरेज का साइन देखने को मिलता है। क्या क्या हेमरेज का साइन होता है? एपिटेक्सिस, यानी कि नोज से क्या आना? ब्लड आना। फिर आता है हेमेटेमेसिस, जब पेशेंट उल्टी करता है तो उसमें हम लोग को ये ब्लड का मात्रा मिलता है। मेलेना, जब पेशेंट के फेसिस में भी हम लोगों को ब्लड का मात्रा मिलता है। फिर रेड स्पॉट ऑन चेस्ट एंड आर्म पे और चेस्ट पे रेड स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट भी कम हो जाता है। एंड डिसपेप्सिया, यानी कि इनडाइजेशन, यानी कुछ भी वो खाएगा तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, सीधे वोमिटिंग हो जाएगा। जो थर्ड है वो डेंगू शॉक फीवर। ऑल ऑफ दी अबव अकर्स एंड सम अदर सिम्टम ऑल्सो इंक्लूड, यानी कि जो भी हम लोगों ने ऊपर साइन एंड सिम्टम्स देखे डेंगू फीवर के और डेंगू हेमरेजिक फीवर के, ये तो थर्ड वाले स्टेज में रहता ही है। साथ में ये तीनों भी और कुछ कुछ सिम्टम्स इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पाँव का ठंडा हो जाना, हाइपोटेंशन, बीपी बहुत कम हो जाता है, और इम्बैलेंस मेंटल कन्फ्यूज़न पेशेंट को होने लगता है। यानी कि क्या हो जाता है? मेंटल कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन होने लगता है पेशेंट को। मतलब मैकेनिज्म मतलब कि कैसे जो है वो एक पेशेंट को डेंगू होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। व्हेन अ फीमेल मॉस्क्यूटो टेक अ ब्लड मील फ्रॉम अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ डेंगू फीवर became itself infected with virus in the cell lining its gut। तो क्या होता है कि जब कोई भी फीमेल मॉस्क्यूटो किसी भी ऐसे पर्सन का जो खून चूसती है या उसको काटती है जो पहले से डेंगू से इन्फेक्टेड है, तो क्या हो जाता है कि जो मॉस्क्यूटो है वो खुद भी डेंगू से इन्फेक्ट हो जाती है, और उसका जो सेल्स में इनर लाइन जो उसका गट है वो वायरस उसमें चला जाता है। अब 10 से 8 दिन के बाद द वायरस स्प्रेड टू अदर टिश्यू इंक्लूडिंग द मॉस्क्यूटो सलाइवरी ग्लैंड एंड इज सब्सिक्वेंटली रिलीज्ड इनटू इट्स सलाइवा। तो क्या होता है? जो गट होता है, गट से अब वो धीरे धीरे डिवाइड होके मल्टीप्लाई होके उसके पूरे टिश्यू में फैलने लग जाता है, और 7 से 8 दिन के बाद वो पूरा सलेवरी ग्लैंड में, मॉस्क्यूटो के सलेवरी ग्लैंड में चला जाता है, और फाइनली सलाइवा में भी आ जाता है।
अब जब मॉस्क्यूटो क्या होती है, जब पर्सन को, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो क्या होता है, जो वायरस होता है वो स्किन में सलाइवा के साथ चला जाता है, मॉस्क्यूटो के सलाइवा के साथ पर्सन की स्किन में चला जाता है। इट बाइंड्स टू एन इंटर वाइट ब्लड सेल एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल वाइल दे मूव थ्रू आउट द बॉडी। तो क्या होता है कि ये जो बॉडी में जब इंटर करता है तो WBC से क्या होता है, ये बाइंड हो जाता है और WBC के अंदर ही डिवाइड करने लगता है खुद को। In severe infection, the virus production inside the body is greatly increased and many more organs such as liver and bone marrow can be affected. तो जैसे जैसे अगर बीमारी अगर सीवियर हो गया, अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो वो जो है WBC से वो कहाँ फैलने लग जाता है, लीवर एंड बोन मैरो में भी फैलने लग जाता है वायरस। And fluid from the blood stream leaks through the wall of the small blood vessels into the body cavity. अब क्या होता है कि जो जब जैसे जैसे बीमारी इन्फेक्शन प्रोग्रेस करता है तो जो ब्लड वेसल्स में जो भी फ्लूइड है वो क्या हो जाता है कि लीक होके क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है। एज अ रिजल्ट लेस ब्लड सर्कुलेट इन द ब्लड वेसल्स, द ब्लड प्रेशर बिकेम सो लो दैट इट कैन नॉट सप्लाई सफिशियंट ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड वेसल्स में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड नहीं रहेगा, ब्लड नहीं रहेगा, तो क्या होगा, BP कम हो जाएगा। अगर BP कम होगा, प्रेशर अगर कम होगा ब्लड में, तो वो पूरे ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, वाइटल ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता वाइटल ऑर्गन में। Furthermore, dysfunction of bone marrow leads to reduce the number of platelet, which leads to reduce number of platelet, which are necessary for effective blood clotting. This increase the risk of bleeding and other major complication of dengue fever. तो आगे चल के इसका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसमें क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो बोन मैरो होता है वो अफेक्ट होता है। अब जब बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं, WBC RBC और प्लेटलेट बनते हैं। अब जब प्लेटलेट बनेगा नहीं तो प्लेटलेट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट हेल्प करवाएगा। लेकिन अगर प्लेटलेट का नंबर कम हो गया, अगर 1.5 लाख से कम हो जाता है तो क्या होता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने लगता है, ब्लीडिंग का रिस्क हो जाता है पेशेंट को। अब आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम लोग उसको कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो साइन एंड सिम्टम से पता करेंगे। हाई फीवर लगेगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, रेड स्पॉट हो जाएगा चेस्ट पे एंड आर्म पे, ये सब क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम्स हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, ब्लड सीरम एग्जामिनेशन यानी डेंगू का एग्जामिनेशन करवाएंगे, ठीक है। फिर CBC करवाएंगे। CBC में क्या देखने को मिलेगा, WBC कम रहेगा और प्लेटलेट भी कम दिखेगा हम लोगों को। तो ये क्या हो गया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग जो है वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि उसके सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग देते हैं। अगर पेशेंट को हाई फीवर है तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक चलाएंगे, एंटीबायोटिक चलाएंगे, एंटीपायरेटिक चलाएंगे। तो क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्ज दे सकते हैं, IV फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम लोग करवा सकते हैं। क्योंकि WBC और प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाता है इसी वजह से। और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वोमिटिंग नोजिया होता है, तो इसमें हम लोगों को क्या है कि पेशेंट को हाइड्रेट रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। कैसे नर्स का क्या इसमें रोल होता है। तो सबसे पहले तो अगर पेशेंट को फ्लूइड चल रहा है तो उसको क्या हम लोग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट करने का सजेस्ट करेंगे पेशेंट को, एजुकेट द पीपल टू वियर लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट, ठीक है। और फिर क्या देंगे, पेशेंट को एजुकेशन देंगे, नर्सिंग एजुकेशन देंगे, ताकि क्या बोलेंगे कि जब तक ये ऐसा सीज़न चल रहा है डेंगू का, तब तक क्या हो कि सबको फुल स्लीव शर्ट पैंट पहन के रखना चाहिए। जो भी कंटेनर है, जो भी वाटर है जो यूज़ नहीं हो रहा, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ, उसको खाली करके फेंक देना चाहिए। आसपास में जमा पानी नहीं रखना चाहिए। ये सब क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा। फिर प्रिवेंशन हम लोग कैसे करेंगे इसको, पर्सनल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ मॉस्किटोज आर इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिंग इलनेस। तो क्या हो जाए, पर्सनल, खुद को अगर आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो खुद ही प्रिवेंट हो जाएगा।
जो डेंगू है। इम्पिटिंग द कंटेनर ऑफ वाटर, सारे जो वाटर है जो कंटेनर है उसको खाली करके रखेंगे, मतलब जो वाटर यूज़ नहीं हो रहा है उसको ज़्यादा दिन तक रखना नहीं है पानी को किसी भी कंटेनर में। वहाँ पे क्या होता है, डेंगू का ये प्रभाव ज़्यादा होता है, डेंगू ज़्यादा वहाँ पे फैलने का चांस होता है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स एट ऑल टाइम इन डेंगू एरिया, मॉस्किटो के बाइट से हमेशा खुद को बचा के रखना है डेंगू वाले एरिया में। और फुल स्लीव शर्ट और कवर करना अपने बॉडी पार्ट्स को।